हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने उनके कुछ नए प्लान्स के बारे में जानकारी दी है। ऐसे ही नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले भी बनाई हैं, जिनमें काफी कुछ हमने कवर किया था। इस वक्त की नितिन गडकरी जी की वीडियो की बात करें तो उन्होंने बोला है कि 5 साल के अंदर वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उन्होंने बताया किस तरह के चैलेंजेस इन तरह के प्रोजेक्ट्स में फेस करने पड़ते हैं और कैसे आप आने वाले समय में नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके बैंक से भी ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं अपने पैसे पे। इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। ये आपको पता होगा कि गडकरी जी इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने की काफी कोशिशें कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने इसी कड़ी में एक और चीज को टारगेट किया है, जो कि है ई बाइसिकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। उन्होंने बताया कि ई बाइसिकल की इकोनॉमी आज के समय में 3 लाख करोड़ की है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर आज भी इसमें चाइना का ही है। ई बाइसिकल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती है और इनको खरीदने के अलावा एक और बिजनेस मॉडल इनमें खासकर इस्तेमाल होता है, जहां ई बाइसिकल स्टैंड से आप बेसिकली उठा सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में साइकिल में ही आप अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। और गडकरी जी ने बताया है कि एक फ्यूचर बाइसिकल तैयार की गई है, जो कि आने वाले जल्द ही भविष्य में इंडिया में होगी और टारगेट करके चल रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर इस मार्केट शेयर में कम से कम 50 यानी 50% इंडिया अक्वायर कर ले। किसने बाइसिकल बनाई है और आखिरकार ये कहां बनाई गई है, आपको वीडियो क्लिप में दिखाता हूं। आपको और एक अच्छी बात बताता हूं कि ये जो ई बाइसिकल है इसकी इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है। हाँ, और इसमें चाइना का शेयर 70-75% है। भाई हमारे जो हीरो वाले हैं मुंजाल, इनके प्लान का मैंने लुधियाना में अभी लॉन्च इनॉग्रेशन किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इस इंडियन लोगों को इस बातों को आप जरूर पकाएं। उन्होंने लंदन में एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया प्रोडक्ट डिजाइनिंग का, और वर्ल्ड की बाइसिकल का पूरा ये करके इतना सुंदर ई बाइसिकल बनाई है कि अब वो ई बाइसिकल भी चलेगी। और मैं विश्वास रखता हूं कि अगले आने वाले 5 साल में वर्ल्ड के मार्केट शेयर में 50% हिंदुस्तान का होगा। इतनी अच्छी बाइसिकल हमने बनाई है। तो आज एक प्रकार से हमारे देश में जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। चलिए, बाइसाइकिल के बारे में तो आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा एक और प्लान है और वो है कचरे को इंपोर्ट करने का। और इसीलिए 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने नोएडा में मारुति सुजुकी और टोयोटा ग्रुप के द्वारा बनाए गए स्क्रैपिंग सेंटर को भी इनॉग्रेट किया है। लेकिन अब शायद आप भी अपना दिमाग खुजा रहे होंगे कि भाई कचरे को इंपोर्ट करके आखिर हम करेंगे क्या, इससे क्या फायदा होगा। खैर, क्या फायदा होगा या नहीं, ये मैं आपको नितिन गडकरी जी की वीडियो क्लिप से ही दिखाऊंगा कि आखिर उनका फाइनली प्लान क्या है। लेकिन ये प्लान एक्चुअली बेस्ड है रिसाइकलिंग के ऊपर, यानी चीजों को वापस से इस्तेमाल करना। नितिन गडकरी जी ने एक बार बताया था कि वो टॉयलेट वाटर को भी रीयूज करने की बात कर रहे थे, जिस पे कई लोगों ने उनका मजाक बनाया था। और आज के समय में उसी टॉयलेट वाटर को साफ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं नितिन गडकरी जी की क्लिप दिखाता हूँ, जिसके बाद बताऊंगा कि आखिरकार हम कचरे को क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ। मैं 7 साल पहले नागपुर में हमारी मेयर को बुलाकर और कमिश्नर को मैंने बुलाया कि ये जो टॉयलेट का पानी है हमारे पास, ये JNRUM में हम योजना करेंगे और ये पानी रिसाइकलिंग करके हम इसको बेचेंगे। तो ये टॉयलेट का पानी बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो हमारा मेयर उस समय अनिल सोले करके MSc मैथमेटिक्स, अच्छा मेरिट का स्टूडेंट था, होशियार था, वो हंसने लगा और वो बोला, नितिन जी तुम कम से फंडे लाते हो, ये कहाँ संभव है, कुछ भी बोलते हो आप। मैंने बोला, अनिल मेरे पर विश्वास रखो, वी विल ट्राई। और आज मैं हमारे शहर का टॉयलेट का पानी बेचता हूँ रिसाइकलिंग करके। कैन यू इमेजिन कितना पैसा मिलता है हमको? 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हमको। टॉयलेट का सीवेज वाटर हम महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए देते हैं 325 करोड़। अभी मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने बोला हम दुनिया के पहले जाए। उस पानी फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है और जो कचरे का जहां डंप बना हुआ था उसमें अब सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक कचरा भी अलग किया है। हमारे पास 9 बायोडाइजेस्टर है। मैंने कहा इसमें मीथेन निकलेगा इसमें से, गंदे पानी से, और जो केमिस्ट समझते वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे।
ऑर्गेनिक वेस्ट डाल के और उसमें बायोमास डालकर उससे भी हम लोग 35 टन CNG LNG बनाने की बात कर रहे हैं। और अब टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं और अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई हमने। और मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले सोच बदलनी पड़ेगी। अभी टायर जो है वेस्ट, मैंने कहा वर्ल्ड से इंपोर्ट करो, हिंदुस्तान में बंगाल गाड़ियां वर्ल्ड से इंपोर्ट करो। 1-2 दिन पहले नोएडा में मैंने टोयोटा और सुजुकी दोनों के कोलैबोरेशन में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। हाँ, अब ये इससे एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, लिथियम भी निकलेगा। अब ये वर्ल्ड में पूरा भंगार, अभी इसके लिए मैंने जो हमारे पोर्ट थे, मैं पोर्ट मिनिस्टर था, कांडला का ड्राफ्ट 18 मीटर किया, टुटीकोरिन का 18 मीटर किया, JNPT का 15 मीटर किया। इसका अर्थ ऐसा है कि 2 लाख टन का शिप आ सकेगा पनामा साइज, और उसके कारण इकोनॉमिक्स बदलता है कि पूरे दुनिया का भंगार आसपास का हम लोग 2 लाख टन का कांडला में लाएंगे, वही स्क्रैपिंग यूनिट होगा। गुजरात में 2 आ रहे, और वही एल्यूमिनियम। अब क्या हो रहा है, हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बजाय हम भंगार इंपोर्ट करेंगे और उसको रिसाइकलिंग करके हम मार्केट में लाएंगे तो 30 से 40% रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, तो हमारे कंपोनेंट की कॉस्ट कम होगी, और कंपोनेंट की कॉस्ट कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम करेंगे। तो ई व्हीकल का और ऑटोमोबाइल का 5 साल के अंदर, ये मेरा उद्देश्य है, मिशन है कि हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। चलिए, अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नितिन गडकरी जी कचरे को इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके समझाने का तरीका मेरे से तो अच्छा ही है। लेकिन गडकरी जी इसके साथ साथ एक राजू की पैसे को डबल करने वाली स्कीम भी लेकर के आए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे बॉब द बिल्डर ने बोला है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनको पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये पता है। लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड अमाउंट ही उनको मिलता है हर साल काम करने के लिए, यानी पैसा ऐसा कोई अनलिमिटेड तो है नहीं। और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जल्द ही ऐसा होगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स में, और बैंक से ज्यादा रिटर्न्स हर महीने आपको उनकी तरफ से मिलेंगे। यानी आप अपना पैसा दोगे देश की डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही उसी पैसे पे आपको रिटर्न भी मिलेगा। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। और अभी मेरे मन की आइडिया बदल गई। जब मैं ये रोड के एसेट मोनेटाइज कर रहा था तो अभी ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन पेंशन फंड, अमेरिकन कंपनी आई। मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना चाहता, मैं इस देश का गरीब आदमी, कांस्टेबल, चपरासी, उसके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। और अब मैं आने वाले समय में, अभी जो मैं बॉन्ड निकालने वाला हूँ, प्रोजेक्ट में मोनेटाइज कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा आपको 7% और 8% फिक्स रिटर्न मंथली मैं देता हूँ। NHI में इन्वेस्ट करो 100% गवर्नमेंट AAA रेटिंग और गवर्नमेंट ओन है। मैं आपके पैसे लूंगा, आप इन्वेस्ट करो, आपको बैंक में 4% 4.5% मिलता है, मैं 7% देता हूँ। आप याद रखना, आप नौकरी करना, आप पत्रकार लोगों को फायदा होगा। बात तो ऐसी है कि 100% FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ है। हमको बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं, और मैं उसका सपोर्टर भी हूँ। पर मैं दूसरी बात सोचता हूँ, आज हमारे जो एक अलग एंगल है, दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। जैसे छोटे लोग हैं बेचारे, ये आपको एक उदाहरण, आप महाराष्ट्र में, मुंबई में आपका वास्य है इसलिए आपको पता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये दिल्ली वगैरह में नहीं है, 3.5 लाख करोड़ डिपॉजिट है हमारे पास। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोल्हापुर में कम से कम उनका डिपॉजिट होगा 50,000 करोड़। इतने बड़े बड़े क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिले में है, 400 सोसाइटीज है। अब इनके पैसे में क्या है कि इनको इन्वेस्ट करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटी चाहिए। फिर हमारे सर्विस क्लास के लोग हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट के। अब बैंक का डिपॉजिट का दर जो है क्या होगा, एक समय बैंक का इंटरेस्ट रेट ये लोगों को लगाने के लिए 12% था, 13% था, एक समय तो 18% तक गया था। अब क्या हुआ कि बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे, तो ये जो पेंशन्स वाले सीनियर सिटीजन है, इनका एक समय इंटरेस्ट में उनको जो मिलता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छे रिटर्न देने के लिए, अपने देश के लोगों का फायदा हो और गरीब लोगों का फायदा हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसे कुछ मॉडल बनाऊंगा
कि जिसमें ये जो पेंशन्स छोटे छोटे लोग जो है ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इनको मंथली रिटर्न मिले। दैट इज एक सोशल एंगल है। रहा तक इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी आ रही, अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश में इतना कैपिटल नहीं है कि हम ये सब कर पाए। तो ये देश में संभव नहीं होगा, इसलिए हमने जायका का फंड लिया। काफ़ी बड़े इसमें हमने जापानी फंड लिए, काफ़ी जगह पर वर्ल्ड बैंक के फंड लिए, एडीबी के लिए। ये लेना चाहिए, इसको स्वागत आ रहा है। पर इस होटल में जो वेटर काम कर रहा है या पुलिस कांस्टेबल है, सुरक्षा कर्मी है, जिसको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, जो 1,000-1,500 रुपये का सेविंग करके बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको डिपॉजिट में ब्याज कितना मिल रहा है? तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका हाथभार भी लगे और उसका कल्याण हो। तो मैं उस प्रकार का मॉडल अब तैयार कर रहा हूं कि उसके तरफ से भी पैसे लेकर मैं इसको मिनिमम 7%, 8% रिटर्न उसको जो मिल रहा है उससे 2 से 3% ज्यादा दूंगा, ताकि उसका भी फायदा हो, ताकि उसके पास पैसा जाएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस शुड कंट्रीब्यूट, not to get assured income but to contribute to the growth of this country। चलिए अभी आखिर में बात करते हैं नितिन गडकरी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं देखा कि उन्होंने कहीं भी बात की हो। वैसे वो अक्सर काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। इस इंटरव्यू में भी दिल्ली के आसपास के कई सारे हाईवेज के बारे में उन्होंने बताया। करीबन 22 यानी 22 ऐसे ग्रीन एक्सप्रेसवेज के बारे में उन्होंने बताया। पिछली वीडियो में भी मैंने इनको इंक्लूड किया था, जिसमें स्पेसिफिकली दिल्ली देहरादून, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मुंबई जैसे कई सारे एक्सप्रेसवेज के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही नितिन गडकरी जी ने यह भी बताया कि मानस सरोवर प्रोजेक्ट पर भी अच्छा खासा काम हो रहा है। उन्होंने बोला कि कश्मीर को हम लोग स्विट्जरलैंड की तरह बना सकते हैं। इंडिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे से डायरेक्टली दूसरे हाईवे को कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उनके अनुसार क्या है, वो ये कि वो इंडिया को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं कि अगर कोई लेह लद्दाख यानी कश्मीर के एरिया से अपनी गाड़ी में बैठ रहा है और उसे कन्याकुमारी जाना है, यानी बिल्कुल भारत के साउथ में, तो रोड्स कंट्री के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि उसकी गाड़ी एक बार के लिए भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे ना आए। और यही गडकरी जी का फाइनल ड्रीम है। आप उनका ड्रीम उन्हीं से सुन लीजिए। देखिए, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स वो बना रहा था। तो नेचुरली मैं कहता था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर अभी मैं 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। अगले बार तो मैं 2 साल के अंदर दिल्ली वालों को बताऊंगा, दिल्ली से देहरादून 2 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटा, और दिल्ली से श्रीनगर 7.5 घंटा, और दिल्ली से कटरा 6 घंटा। 100% दिल्ली से मुंबई 12 घंटा। और ये इतने प्रोजेक्ट, अभी मैं मानस सरोवर का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 80% काम पूरा हुआ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पिथौरागढ़ से नेपाल और चाइना से वहां तक 80% काम पूरा हुआ। -8 डिग्री टेम्परेचर, हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा ये जम्मू कश्मीर में मैं इतनी आपको एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप जोजिला टनल देखने के लिए जाइए। और ये आशिया की सबसे बड़ी टनल है और उसमें 13.5 किलोमीटर की है। और वहां जाने के बाद मैं पहली बार गया था, ये गुलमर्ग से, श्रीनगर से गुलमर्ग के बाद सोनबर्ग, इतना सुंदर एरिया है। और कल मैं जम्मू में था परसों, तो मैंने एलजी को कहा कि हम यहाँ स्विट्जरलैंड बनाए, स्विट्जरलैंड से अच्छा बना। और आपको बताता हूँ, वो जेडमोर टनल अब पूरी हो गई उसके बाजू में। फिर मैं मनाली से, यानी जो रोहतांग पास है, जो अटल टनल बनी है, उसके बाद 4 टनल बना रहा हूँ, ताकि मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से जोजिला से अंदर आकर, फिर जेडमोर से आकर श्रीनगर, श्रीनगर से वापस जम्मू के तरफ आते हुए दिल्ली मुंबई, ये दिल्ली अमृतसर और कटरा वाला हाईवे, वहाँ से आए तो मुंबई, और मुंबई जाने के पहले सूरत से पलटकर वहाँ से एक नया हाईवे बना रहा हूँ, जो डायरेक्ट चेन्नई बेंगलोर, यानी सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, वहाँ से सोलापुर, यानी मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर और कोचीन। तो अब ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये मेरा एक ड्रीम है कि जो लद्दाख लेह से शुरू होगा तो कन्याकुमारी तक कोई आदमी निकले तो कम से कम 100 किलोमीटर के कम स्पीड से नहीं, पूरा कन्याकुमारी तक पहुंच जाए। और वो करने की इच्छा है। मुझे लगता है 2 साल के अंदर इसके तो बस
कुछ 40-45 मिनट का ये टोटल इंटरव्यू था, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है और इससे आपको भी शॉर्ट में पूरे इंटरव्यू का एक आइडिया जरूर लग गया होगा और समझ में आ गया होगा कि नितिन गडकरी जी प्रोजेक्ट्स में आखिरकार किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।